हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 28 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉल की चुप्पी को चिरता हुआ एक तेज थप्पड़ गूंज उठा। मन्नत का सिर एक तरफ झूल गया। उसका गोरा गाल पल भर में लाल हो चुका था। दर्द की एक टिस उसके पूरे वजूद में फैल गई, लेकिन इससे कहीं गहरा दर्द उसके दिल में उठा। उसकी आंखें छलक आई। उसने सिसकती नज़रों से सामने खड़ी नूतन जी को देखा, जो क्रोध से कांप रही थी। उनके चेहरे पर घृणा और गुस्सा साफ झलक रहा था। नूतन जी ने अपने दांत भींचते हुए लगभग फुसफुसाहट में, पर जिसमें जहर भरा था, बोली, बेशरम लड़की, अब तक यहीं खड़ी है? निकल जा मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मन्नत ने एक पल के लिए अपने परिवार की ओर देखा, जो सब उससे मुंह फेर कर खड़े थे। यह देख उसके दिल में कसक सा भर गया। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। तभी पंखुड़ी नूतन जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। आंटी प्लीज प्लीज, एक बार आप मनु की तो बात सुन लीजिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मनु ने सहानी को धक्का नहीं दिया था, बल्कि इसने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। नूतन जी का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने गरजकर पंखुड़ी को बीच में ही काट दिया। चुप, एकदम चुप। तुम्हें अपनी दोस्त का पक्ष लेना है ना, तो तुम भी निकलो यहाँ से। और तुम्हें किसने हक दिया बीच में बोलने का? मेरी बच्ची की खुशियाँ छीनने वाली, तुम क्या मुझे समझाओगी? उन्होंने घृणा से मन्नत को घूरते हुए कहा, यह लड़की, आखिर तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। इतने दिनों से अच्छी बनने का ढोंग कर रही थी। आखिर तुम कब मेरे बच्चों का पीछा छोड़ोगी? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों नहीं चली जाती मेरी बच्चों की जिंदगी से दूर? मन्नत चुपचाप पत्थर की मूरत बनी नूतन जी की एक एक जहरीली बात को सुन रही थी। हर शब्द एक चाबुक की तरह उसके आत्मसम्मान पर पड़ रहा था। नूतन जी ने हाथ हिलाकर उन दोनों को इशारा किया। उनकी आवाज अब कांप रही थी। तुम दोनों मेरी बच्चों की लाइफ की सबसे बड़ी ग्रहण हो। तुम दोनों निकलो यहाँ से, वरना ना जाने मैं आज क्या कर जाऊंगी। जिस रिश्ते का मैं अब तक मान रखते आई हूँ और जिस वजह से तुम्हें अब तक पुलिस के हवाले नहीं किया, आज शायद वो मान मर्यादा भी टूट जाए। मैं अब तक तुम्हारी हर गलती को बर्दाश्त करते आई हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया तुम्हारा। निकलो यहाँ से। केशव जी, जो अब तक हॉल के सोफे पर खामोश बैठे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय नूतन जी का गुस्सा और आवेग को शांत करना नामुमकिन है, लेकिन अब वह और चुप नहीं रह सके। उन्होंने मन्नत के गाल पर पड़ा निशान देखा और उसका दर्द महसूस किया। जब नूतन जी ने मन्नत और पंखुड़ी को घर से बाहर निकलने को कहा तो उनका सब्र का बांध टूट गया। केशव जी धीरे से सोफे से उठे और शांत मगर दृढ़ कदमों से मन्नत के पास पहुंचे। उन्होंने नूतन जी की ओर देखा, जिनकी आंखें अब भी गुस्से से लाल थी। वह एक गहरी सांस लिए और बहुत नरमी से बोले, नूतन बेटा। उनकी आवाज़ में वो अथाह शांति थी जो तूफान को भी थामने की ताकत रखती है। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा दर्द दोनों जायज है। एक माँ होने के नाते तुम्हारा परेशान होना स्वाभाविक है, और मैं यह जानता हूँ। वह एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने आग्रह भरे स्वर में कहा, लेकिन बेटा, कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले क्या तुम एक बार इन दोनों बच्चों की बात सुन लोगी? एक मौका इन्हें भी मिलना चाहिए, ताकि यह बता सके कि सच क्या है। उन्होंने मन्नत और पंखुड़ी की तरफ देखा और फिर नूतन जी की तरफ मुड़े। इतने बड़े इल्जाम लगा रही हो, एक बार इनकी तरफ से भी तो सफाई आने दो। उसके बाद तुम्हें जो फैसला करना होगा करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मन्नत ने अपने भीतर का सारा साहस बटोर लिया। उसकी आवाज़ अभी भी काँप रही थी, लेकिन उसने अपनी नम आंखें उठाकर केशव जी की ओर देखा और दर्द भरे स्वर में कहा, दादू, मैंने सहानी को धक्का नहीं दिया है। उसके शब्द हॉल की चुप्पी में गूंजे। मैं ऐसा क्यों करूँगी दादू? मैं जानती हूँ आप सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं है। उसने अपने बिखरे हुए बालों को पीछे किया और अपनी बात को जोर देते हुए कहा,
बल्कि मैं तो दादू उसे बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे हाथों से उसका हाथ फिसल गया। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी दादू। मन्नत अब और खुद को रोक न सकी। अपमान, दर्द और बेबसी का यह बोझ असहनीय था। आई एम सॉरी, बस इतना कहते ही वो केशव जी के सीने से लग गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसके आंसू केशव जी के कुर्ते को भिगो रहे थे। तुम्हारी बातों में तुम्हारे दादू ही आ सकते हैं, मैं नहीं, नूतन जी गुस्से से बोली। तभी हॉल के दरवाजे पर एक नौकर हाँफता हुआ आया। उसने दहशत भरी आवाज में ओम जी को बताया, बड़े साहब, बाहर मीडिया आई है। यह सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। केशव जी ने मन्नत को तुरंत अपनी बाहों से थोड़ा दूर किया। ओम जी ने अपने माथे पर हाथ फेरा और निराश से पूछा, मीडिया को यह खबर कैसे लगी? इस बीच राजवीर जी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली, उनकी आंखें भड़क उठी। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए मन्नत के पास आए और उसे घूरते हुए बोले, क्या किया आपने देखा? अब हम क्या जवाब देंगे मीडिया के सामने? क्या कहेंगे उनसे? आप कब समझेंगी? क्यों करती हैं आप ऐसी गलतियां जिसे संभालना हम सबके लिए मुश्किल हो जाता है? राजवीर जी की आवाज में दर्द और अपमान की करवाहट थी। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी आपको सहानी से कि आपने उससे धक्का ही दे दिया? आप हर बार हमें शर्मिंदगी महसूस करवाती है, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दिया मनु। आज हम अपनी ही नज़रों में इतने गिर गए हैं कि खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, क्यों? आखिर क्या चाहती हैं आप हम सबसे? एक बार कह तो दीजिए, जान छूट जाए हमारी। हमें तो अफसोस होता कि आप हमारी बेटी है, हमने आपको जन्म दिया है। मन्नत इन तीखे और दिल को चिर देने वाले शब्दों को खामोशी से सुनती रही। उसके अपने पिता का ये शब्द उसे थप्पड़ से भी ज्यादा गहरे लगे थे। तभी केशव जी गुस्से में बीच में बोले, राजवीर, होश में बात कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। आप सबको भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसी गलती अनजाने में भी नहीं कर सकती। इतने पर नूतन जी और भी भड़क गई। उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, आप भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले हैं। आप इस लड़की का पक्ष ले रहे हैं जिसकी वजह से हमने कौन सी प्रॉब्लम नहीं फेस की है। अरे मुझे तो इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा रखते रखते आज मेरे बच्चों पर बन आई है। उन्होंने आंखें तरेरते हुए कहा, बस एक बार वेद आ जाए, उसके बाद इस लड़की का फैसला वही करेंगे। कुछ ही देर में गाड़ियों का लंबा काफिला राठौर मेंशन के सामने आकर रुका। काली गाड़ियों से उतरते ही सबकी नजरें एक ही शख्स पर टिक गई, वेदांश राठौर। उसके साथ में थे कबीर और मयंक। वेदांश को देखते ही बाहर खड़ी मीडिया में हलचल मच गई। कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी, रिपोर्टर्स की आवाजें गूंज उठी। सब फुसफुसा रहे थे, वो देखो मिस्टर राठौर आ गए, अब क्या होगा? वेदांश ने बिना एक शब्द बोले अपने बॉडीगार्ड्स को हल्का सा इशारा किया। गार्ड्स तुरंत एक्टिव हो गए और मीडिया को पीछे हटाने लगे। शोरगुल दबते ही वह भारी कदमों से मेंशन के अंदर वो दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही नूतन जी दौड़कर उसके सीने से लग गई और बेकाबू होकर फुट फुट कर रो पड़ी। वेद, देखो बेटा, हमारी सहानी को क्या हो गया? नूतन जी का आवाज भरा गई थी। वेदांश का चेहरा बिल्कुल ठंडा और बेजान था। उसकी आंखों में कोई झलक नहीं थी, न गुस्से की न दर्द की, बस एक गहरा सन्नाटा था। वेदांश ने उन्हें कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ को शांत करते हुए धीमे और गंभीर आवाज में कहा, मॉम, मैं आ गया हूँ, बस अब कुछ नहीं होगा। सहानी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उसने नूतन जी को धीमे से अलग किया, उनकी आंखों में देखा और फिर सवाल किया, सहानी कहाँ है? बिना किसी और को देखे, बिना किसी को जवाब दिए वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर सहानी के कमरे की ओर बढ़ गया। उसके साथ कबीर और मयंक भी कदम से कदम मिलाकर चले। वेदांश कमरे में दाखिल हुआ जहां सहानी का इलाज चल रहा था। मशीनों की बीप की आवाज़ और दवाइयों की गंध ने माहौल को और भी भारी बना दिया। बिस्तर पर लेटी सहानी को देखकर उसकी आंखें हल्की नम हो गई। बाहर से ठंडे और सख्त चेहरे के पीछे उसके अंदर का भाई इस वक्त टूट रहा था।
सहानी को वो हमेशा अपनी बहन से बढ़कर मानता था, उसे बच्चों की तरह संभालता, क्योंकि उसे भी कभी पिता का स्नेह नहीं मिला था। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और डॉक्टर की तरफ मुड़ा। आवाज़ में हल्का कंपन था, लेकिन अंदाज करा। कंडीशन क्या है मेरी बहन की डॉक्टर? डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए शांत स्वर में कहा, नथिंग टू वरी मिस्टर राठौर। चोट गंभीर नहीं थी, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अभी यह बेहोश है। इन्हें थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी और इन्हें सख्त आराम की ज़रूरत है। वेदांश ने गहरी सांस भरी। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई। डॉक्टर ने आगे समझाया, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इनका, इन पर किसी तरह का ट्रॉमा ना पड़े। इनके सिर पर चोट आई है और अगर ज़्यादा तनाव या झटका मिला तो दर्द और बढ़ सकता है, इसलिए इन्हें किसी भी तरह की टेंशन, शोर शराबा या नेगेटिविटी से दूर रखिएगा। इन्हें सिर्फ सुकून और देखभाल की ज़रूरत है। उसकी ठंडी आवाज़ में एक खतरनाक दृढ़ता झलक रही थी। ठीक है डॉक्टर, अब मेरी बहन के आसपास कोई भी ऐसी वजह खड़ी नहीं होगी जिससे इन्हें दर्द मिले। मैं वादा करता हूँ। कबीर और मयंक ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो क्या करने वाला है। वेदांश ने सहानी का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें भले ही शांत लग रही थी, लेकिन भीतर से वह लावा की तरह उबल रहा था। कुछ ही देर में तीनों कमरे से बाहर लौटे। सबकी नजरें बेचैनी से उनकी तरफ उठी। नूतन जी सबसे पहले दौड़कर आई। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वेद, हमारी सहानी ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? वेदांश ने गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहा, मॉम, डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, चोट गंभीर नहीं है, कुछ घंटों में सहानी को होश आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही रोते रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज़ खुद को संभालिए। यह सुनकर हॉल में बैठे सभी ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल नूतन जी का चेहरा फिर गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने वेदांश का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते रोते बोली, वेद, जब तक यह लड़की, यह मन्नत हमारी जिंदगी में रहेगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह हमारी सहानी के पीछे पड़ी हुई है, इसी ने धक्का दिया था मेरी बच्ची को। उन्होंने उंगली सीधे मन्नत की तरफ उठाई। मन्नत ने अपनी नजरें उठाकर वेदांश को देखा। वो अभी भी नूतन जी की बातें चुपचाप सुन रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी मन्नत की तरफ नहीं उठी थी। वेदांश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, एक ऐसी खाली कैनवास जिस पर कोई भी यह नहीं पढ़ सकता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि मन्नत ने एक चीज नोटिस की, वेदांश ने अपनी मुठ्ठियां कस रखी थी। वह एकदम सीधा तनाव में खड़ा था। ना वो मन्नत को देख रहा था, ना ही वो अपनी मॉम के किसी सवाल का जवाब दे रहा था। यह न समझ आने वाली चुप्पी मन्नत के दिल में एक करवाहट भर गई। यह देखकर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे वेदांश ने बिना कुछ कहे ही उस पर अपना फैसला सुना दिया हो। तभी सावित्री जी भी बोल पड़ी। उनकी आवाज़ में साफ साफ मन्नत के प्रति नफरत थी। वेद बेटा, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो कहिए। इस लड़की की वजह से हमारी सहानी 2 बार मौत से बची है, भूल गए क्या आप? सावित्री जी ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर ली, मानो वो वेदांश को एक पुरानी घटना याद दिला रही हो। इसने हमारी सहानी को स्विमिंग पूल में भी धक्का दिया था, यह जानते हुए कि उसे तैरना नहीं आता था। वह उस वक्त छोटी थी, फिर भी इसने अपने गुस्से और नफरत में आकर उसे धक्का दिया। जैसे इसने आज वही काम दोबारा दोहराया। तो क्या आप ये भी भूल गए कि आपकी माँ को सीढ़ियों से धक्का देने वाली भी यही थी? वो तो भला हो कियारा का, जो वक्त रहते सहानी और आपकी माँ को बचा लिया था। इधर राजवीर जी गुस्से से कांप रहे थे। उनके चेहरे पर अपमान और आक्रोश साफ झलक रहा था। दिव्या जी नम आंखों से उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। उनका हाथ राजवीर जी के कंधे पर था। मयंक और कबीर भी अब तक खामोश थे। उनके चेहरे पर भी असमंजस और उदासी थी। सबकी चुप्पी मन्नत को और भी अकेला कर रही थी। एक बार फिर हॉल में मौजूद सबकी निगाहों में मन्नत ने अपने लिए बेहिसाब नफरत और गुस्सा देखा। यह देख उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। लेकिन आज वो अपनी बचाव में कुछ कहने वाली नहीं थी, ना ही वो आंसू बहाने वाली थी। अब उसने खुद को बहुत साबित कर लिया था और अब उसे कुछ भी साबित नहीं करना था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली।
जैसे अपने भीतर के सारे दर्द को एक झटके में बाहर निकाल रही हो। उसकी आवाज अब स्थिर और तीखी थी, जिसमें दर्द के साथ साथ एक ठोस विरोध था। हो गया आप सभी का, या कुछ और बोलना है? उसकी बेबाक आवाज सुनकर सभी उसे गुस्से से देख रहे थे, लेकिन वेदांश की नजरें अभी भी कहीं और थी, शायद शून्य में। मन्नत ने वेदांश को एक पल घूरा और फिर अपनी बात जारी रखी। मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे अब यकीन दिलाना भी नहीं है। उसकी आवाज में एक थकावट थी, लेकिन यही सच है। मैंने सहानी को धक्का नहीं दिया था और ना ही आपको कभी आंटी। आप चाहे तो कियारा से पूछ लीजिए, उसकी बातों पर तो यकीन होगा ना। मन्नत की आंखें कियारा पर टिकी थी। पूछिए कियारा से। कियारा वहीं पर मौजूद थी। बोलो कियारा, क्या मैंने सहानी को धक्का दिया था? कियारा जो अब तक सहमी सी खड़ी थी, मन्नत का सीधा सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए सकपका गई। उसके चेहरे पर डर और असमंजस साफ दिख रहा था। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैं कहाँ देख पाई थी? मुझे कुछ नहीं मालूम है। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं नहीं जानती कि धक्का किसने दिया, तुमने दिया या नहीं। मैं तो थोड़ी दूर पर खड़ी थी मनु, मैं कैसे बता सकती हूँ? कियारा के इन शब्दों ने मन्नत की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। यह सुनकर वेदांश की मुठ्ठियां और भी कसती जा रही थी, लेकिन वह अभी भी टकटकी लगाए कहीं दूर देख रहा था। उसका मौन अब एक भीषण तूफान का केंद्र बन चुका था। कियारा अचानक दिव्या जी के गले लगकर रोने लगी। सॉरी मॉम, सब मेरी ही गलती है। मुझे उस वक्त सहानी के साथ होना चाहिए था। यदि मैं वहां होती तो उसके साथ यह हादसा नहीं होता। कियारा के आंसू देखकर राजवीर जी और दिव्या जी विचलित हो गए। उनका गुस्सा तुरंत पिघल गया और वह उसे संभालने लगे। तभी कबीर ने कहा, बच्चा, आप खुद को दोष क्यों दे रही हैं? हम सबको मालूम है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। हाँ कियारा बेटा, आप खुद को दोष मत दो। नूतन जी ने भी तुरंत कियारा का पक्ष लिया और फिर मन्नत की ओर घूमी। देखा आप सबने, नूतन जी ने विजयी भाव से कहा, यह लड़की अभी भी झूठ बोल रही है, अपनी गलती मान नहीं सकती है। हमेशा की तरह अपनी गलतियों पर ऐसे ही झूठ बोलकर पर्दा डालने की कोशिश करती है। वह तो कियारा ही थी जो वक्त पर सहानी को यहाँ लेकर आ गई, वरना इसने तो मेरी बच्ची को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। मन्नत ने मन ही मन में सोचा, मैं भी किससे सच बोलने की उम्मीद कर बैठी थी, वो भी अपने फेवर में। फिर वो बोली, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैंने सहानी को धक्का नहीं दिया, ना स्विमिंग पूल में दिया था और ना ही टेरेस से। मुझ पर भरोसा हो या ना हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी। मन्नत ने सीधे नूतन जी की आंखों में देखते हुए कहा था। तभी सावित्री जी ने गुस्से से कहा, तो जो लोग तुम्हें धक्का देते हुए देखे, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? जिसने अपनी आंखों से देखा सब झूठ है और तुम सच बोल रही हो। वहां सबने देखा कि तुम सहानी के साथ लड़ाई करी थी और फिर उसे धक्का दे दिया। मन्नत ने भी सख्त और बेबाक स्वर में जवाब दिया, लोगों ने मुझे धक्का देते हुए नहीं देखा और ना ही मैं सहानी से लड़ रही थी, बल्कि सहानी मुझसे और पंखुरी से लड़ रही थी। मुझे पता है कि यहाँ कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। और सच पूछिए, आज मुझे किसी को विश्वास दिलाने की बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। आप चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकती हैं, कोर्ट में सब प्रूफ कर सकती हैं, फिर भी मैं यही कहूँगी, मैंने सहानी को धक्का नहीं दिया था। मन्नत का बेबाक और ठोस जवाब सुनकर हॉल में बैठे लोग चिढ़ गए। उनकी निगाहें भड़क रही थी और सभी के होठ तिरछे हो गए। तभी ओम जी ने आवाज बुलंद करते हुए कहा, बस बहुत हुआ, सब शांत हो जाइए। फिर वो वेदांश से बोले, वेद आप चुप क्यों हैं, कुछ तो बोलिए। वेदांश ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सर्द और कठोर आवाज में कहा, पंखुरी, मिस मन्नत को यहाँ से ले जाइए। वेदांश का यह अप्रत्याशित सख्त आदेश सुनकर हॉल में मौजूद सभी हैरान थे। किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि वेदांश ने बिना कोई फैसला सुनाए मन्नत को क्यों बाहर भेजने का ऑर्डर दिया। मन्नत के चेहरे पर भी अब एक चुभने वाली कड़वी मुस्कान थी। यह मुस्कान अपमान की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि उसकी अंतिम विश्वास भी अब टूट चुका है। तभी नूतन जी तुरंत बोल पड़ी, यह आप क्या बोल रहे हैं वेद?
इस बार मैं इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वेदांश ने धीरे से अपनी मॉम की ओर देखा। उसकी आंखें स्थिर थी और उसके स्वर में एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसके आगे बहस करना असंभव था। मुझ पर भरोसा है ना मॉम? इस एक सवाल ने नूतन जी को शांत कर दिया और वह ना चाहते हुए भी चुप हो गई। वेदांश की सख्त आवाज एक बार और गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा। पंखुरी, मैंने कहा मिस मन्नत को यहाँ से लेकर जाइए। पंखुरी ने बिना कुछ कहे नम आंखों से मन्नत का हाथ पकड़ा। मन्नत, जिसकी आंखों में अब न आंसू थे और न ही विरोध, उसने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। दोनों के वहां से चले जाने के बाद वेदांश भी बिना एक शब्द कहे हॉल से बाहर निकल गया। राठौर मेंशन का माहौल अचानक शांत हो गया था, लेकिन वो शांति किसी को भी आराम नहीं दे रही थी। वह सबको चुभ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने से पहले की भयानक स्थिरता हो। हर कोई जानता था कि वेदांश का यह मौन आदेश किसी बड़ी कार्रवाई की शुरुआत थी। मन्नत अभी भी खामोश खाली आंखों से सड़क पर चली जा रही थी। पंखुरी उसका हाथ थामे उसके साथ खामोशी से चल रही थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। दुख और अपमान का बोझ इतना भारी था कि शब्दों की कोई जगह नहीं बची थी। वह दोनों अपने फ्लैट पहुंचे। पंखुरी ने अंदर आते ही मन्नत को देखा और उसकी हालत समझ गई। तू फ्रेश हो जा, पंखुरी ने टूटी हुई आवाज में कहा। मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। मन्नत ने पंखुरी के किसी भी शब्द का जवाब नहीं दिया। वह बिना एक पल रुके सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। वह बेसिन मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी खाली निगाहें खुद के ही प्रतिबिंब को देख रही थी। वो चेहरा जो अभी अभी इतना अपमान सहकर आया था, अचानक वह जोर जोर से हंसने लगी। यह हंसी नहीं थी, बल्कि सिसकियों और दर्द का मिश्रण था, जैसे वो खुद की किसी बेवकूफ़ी या अंधे विश्वास पर हंस रही हो। और फिर धीरे धीरे उसकी हंसी में नमी उतर आई। हंसी चीख में बदल गई और वह वहीं अपने पैरों को मोड़कर बैठ गई। उसने अपनी हथेलियों से मुंह नहीं ढका और खामोश रहकर अपने आंसुओं को बहने दिया। आज आंसू उसके दर्द को छिपाने नहीं, बल्कि बहस खत्म होने की गवाही दे रहे थे। कुछ देर तक मन्नत वैसे ही बैठी रही। फिर उसने बड़ी बेदर्दी से अपने गालों पर बहते आंसुओं को पोंछ डाला। उसकी आंखों में अब नमी से ज्यादा चुभन थी। धीरे धीरे उसने अपनी आवाज में खुद से कहा, मनु, ये क्या हुआ? क्यों हमेशा मुझे ही सबको सबूत देना पड़ता है कि मैं सही हूँ? क्यों हर कोई मेरी नीयत पर शक करता है? और आज तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। आपने साबित कर दिया मिस्टर राठौर, सब कुछ झूठा था। आपका प्यार, आपकी परवाह, आपके वादे, सब कुछ। आप कभी मुझ पर विश्वास कर ही ना सके। आप आज भी अपने परिवार पर अंधे की तरह भरोसा करते हैं। आपको मैं उनके आगे कभी दिखाई नहीं देती हूँ, या शायद आप मुझे देखना ही नहीं चाहते हैं। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसने थरथराते होठों से कहा, चलो अच्छा है, जो हुआ सही हुआ। समझ गई हूँ, यह मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं अकेली ही हूँ। ना अब उम्मीद बचा और ना ही किसी का प्यार। उसके हाथ बार बार अपने आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन कमबख्त ये आंसू थे कि बहते ही जा रहे थे। वह उठी और धीरे धीरे वॉशरूम के शावर के नीचे जा खड़ी हुई। ठंडा पानी उसके बालों और चेहरे से बहता हुआ नीचे गिर रहा था। उसके आंसू अब पानी में घुल चुके थे, मानो उसका दर्द भी बहकर उस पानी में कहीं खो जाना चाहता हो। इधर वेदांश अपनी कार को सड़क पर दौड़ा रहा था। कार की रफ्तार बेकाबू थी, जो साफ दर्शा रही थी कि उसके भीतर भी भावनाओं का कैसा अधर चल रहा था। उसका चेहरा अभी भावहीन था, जैसे उसने अपनी हर भावना को अंदर कहीं गहरे दफन कर दिया हो। लेकिन कार की वह तेज रफ्तार जैसे उसके अंदर उठ रहे तूफान को बढ़ा रही हो, या शायद उसे शांत करने की कोशिश कर रही हो। वह बिना किसी से बात किए, बिना किसी को देखे, बस उस रफ्तार के सहारे खुद को खींच रहा था। अचानक एक जगह आकर उसकी कार रुकती है। यह उसकी कोई आम जगह नहीं थी, यह उसका प्राइवेट ठिकाना था। वेदांश ने एक लंबी सांस ली, सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलते ही अपने ठिकाने की ओर बढ़ा। उसके कदम ठंडे, सख्त और तेज थे,
जैसे हर एक कदम उसके अंदर की भड़की आग को और बढ़ा रहा हो। कुछ देर के बाद मन्नत वॉशरूम से बाहर निकली। रोने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसके चेहरे का पीलापन अभी भी उसके अंदरूनी दर्द को बयान कर रहा था। उसके हाव भाव में अब एक कठोर सूखापन आ गया था। वह रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची। पंखुड़ी ने पहले से ही प्लेटें लगा दी थी। दोनों बैठी। तभी पंखुड़ी ने धीरे से उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और चिंता से पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपने आंसू भी शेयर नहीं कर सकती हो मन्नू? मैं तेरी दोस्त हूँ, तुम मेरे सामने खुलकर रो सकती है। मन्नत के चेहरे पर एक तिरछी कड़वी मुस्कान थी। वह बोली, रोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है पंखु, सब कुछ खत्म हो चुका है। वे आखिरी आंसू थे जिसे मैंने आज धो डाले। उसने एक गहरी सांस ली। तुझे अब जाना चाहिए था, तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है पंखु। पंखुड़ी थोड़ी सख्त होकर बोली, आज मैं यहीं रुकूंगी। मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ और मैंने इस पर कोई बहस नहीं करनी है। मन्नत ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे दोनों अपने प्लेट में ध्यान लगाए खामोशी से खाने लगी। वहीं शेखावत मेंशन गाड़ियों का शोर हुआ। कबीर और बाकी परिवार शेखावत मेंशन पहुंचा। कबीर तुरंत सीधे अपने कमरे की ओर गया। उसके चेहरे पर हल्की असमंजस थी, लेकिन उसे लगा कि पंखुड़ी अब तक घर आ चुकी होगी। वो राठौर मेंशन में उससे बात नहीं कर पाया था, लेकिन उसे पूछना था, सच जानना था मन्नत का। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, पंखुड़ी को वहां ना पाकर समझ गया कि वो कहाँ होगी। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, उसके होंठ कस गए और उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली। वह बालकनी में गया, जहां उसने सिगरेट सुलगाई और गहरे कस लेने लगे। उसकी आंखें दूर रात के अंधेरे में कहीं टिकी हुई थी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला ताकि वो पंखुड़ी को कॉल कर सके। नंबर डायल करते करते अचानक उसने अपने हाथ को रोक लिया। वो धीरे से बुदबुदाया, जब उसे मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं क्यों फिक्र करूं? उसे मालूम है कि मैं घर आ चुका हूं, फिर भी उसे मेरी परवाह नहीं है। उसने गुस्से से अपना फोन वापस जेब में रख दिया। इधर वेदांश अपने प्राइवेट विला में था। किंग की तरह वो बड़े आराम से अपने लेदर के सिक्योरिटी सीट जैसे चेयर पर बैठा था। चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। भीतर बहुत कुछ चल रहा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। शिव उसके सामने था। धीमी और गंभीर आवाज में उसने कहा, किंग, सेट पर जो कुछ भी हुआ मैंने आपको पूरी बात बता दी है, लेकिन और भी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है। शिव ने एक एक बातें उसे बताना शुरू किया। कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट किया था वह उसे दिया। वेदांश ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर धीरे धीरे हल्की मुस्कान खिल गई। फिर वो गंभीर और डार्क स्वर में बोला, वेल डन शिव, मुझे इसी की उम्मीद थी। कल बहुत लोगों की जिंदगी में तूफान आने वाला है। यह कहते हुए उसका चेहरा फिर से ठंडा और अजीब तरह से डरावना हो गया। एक पल के लिए कमरे की खामोशी और उसकी आंखों की चमक ने यह जताया कि अब कुछ बड़ा और अनिश्चित होने वाला है। राठौर मेंशन, आज यहाँ की हवा ही कुछ अलग थी। सहानी को भी होश आ चुका था, लेकिन पूरे मेंशन में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिससे दीवारें भी फुसफुसा रही हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक मेंशन के गेट पर एक कार आकर रुकी। उससे 3 लोग उतरे और संकोच के साथ भीतर दाखिल हुए। ओम जी ने उन्हें देखते ही हैरानी से पूछा, अरे आप लोग सुबह सुबह अचानक यहाँ? ये और कोई नहीं बल्कि अमृता और उसके माता पिता मिस्टर मेहता और मिसेज मेहता थे। नूतन जी भी चौंक कर पूछ बैठी, भाई साहब, कोई खास वजह है क्या यहाँ आने की? उनके सवाल अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि दरवाजे से शेखावत फैमिली भी भीतर आते दिखाई दी। अब सबकी निगाहें एक दूसरे पर थी। माहौल में असमंजस और बेचैनी फैल चुकी थी। इसी बीच सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वेदांश की सर्द आवाज गूंजी, वेलकम टू माई विला एवरीवन। सभी की नजरें एक साथ उसकी ओर उठी। वेदांश सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी, हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान थी, लेकिन सबकी सांसें थम गई जब उन्होंने देखा कि उसके साथ सहानी थी और वेदांश ने उसका हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था।
तभी नूतन जी ने बेचैनी से पूछा, वेद बेटा, ये सब क्या है? आपने सभी को बुलाया, लेकिन किस लिए? वेदांत सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे हॉल के बीचों बीच आया। उसके चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान अब भी कायम थी। उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, आपके साथ साथ यहाँ सभी के सवालों का जवाब मिलेगा मॉम। सिट डाउन एवरीवन। अभी हमारी बातें लंबी चलेगी, आराम से बैठिए। वेदांत ने सहानी को धीरे से एक सोफे पर बैठाया। इसी बीच उसकी एक नज़र अमृता पर पड़ी, जिसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कियारा का भी वही हाल था। यह तीनों तितलियां आपस में इशारों ही इशारों में बातें कर रही थी। उनके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। मयंक और कबीर एक तरफ साथ में खड़े थे। मयंक के चेहरे पर संतोष से भरा स्माइल था, जैसे उसने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया हो। उन्हें तो पहले ही अंदाजा था कि वेदांत के दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा है, लेकिन अब हॉल में इतनी सारी फैमिलियों को देखकर वो भी उत्सुक हो उठे थे। वेदांत की चुप्पी और इस महफिल का इंतजाम यहाँ किसी बड़े खुलासे से पहले की खामोशी थी। सभी लोग धीरे धीरे अपनी अपनी जगह बैठ गए, लेकिन अमृता अभी भी कांपते कदमों पर खड़ी थी। तभी वेदांत ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, अरे अमृता, तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। आज की खास मेहमान तो तुम ही हो, और याद रखना, राठौर अपने मेहमान को यूं खड़ा नहीं रखते। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा जहर घुला था कि हॉल का माहौल और भी भारी हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और ताना मारते हुए बोला, अभी तो बहुत खातिरदारी बाकी है तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ तुम बैठ जाओ। यह सुनते ही अमृता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर नुकीली तलवार रख दी हो। वो हल्के से कांपी और एक कदम पीछे हटी। हॉल में मौजूद हर नज़र अब अमृता पर टिक चुकी थी। ना कोई बोल पा रहा था, ना कोई हिल पा रहा था। सब जानते थे, वेदांत जितना अभी शांत दिख रहा है, उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक और तूफानी होता है। माहौल में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और अमृता की थमी सांसों की आवाज़ थी, जैसे पूरा घर किसी विस्फोट के इंतजार में हो। सेंटर में लगे बड़े से टेबल पर मेहमानों के लिए बेहतरीन डिशेस करीने से रखे हुए थे, लेकिन इस वक्त माहौल इतना तनावपूर्ण था कि खाने की सुध किसी को नहीं थी। तभी ओम जी थोड़ा गंभीर होकर पूछे, अब बताओ विवेक कि यह सब क्या है? आखिर आप क्या कहने वाले हो? वेदांत ने आराम से अपना एक पैर पर दूसरा पैर रखा। वो दिखने में शांत था, पर उसकी आंखें किसी शिकारी जैसी थी। उसने ओम जी की बात को अनसुना करते हुए सीधे सहानी की ओर देखा। उसने सवाल किया। उसकी आवाज़ सर्द और सख्त थी, बच्चा, अब बताओ, आपको किसने धक्का दिया था? वेदांत के इस सीधे और अप्रत्याशित सवाल को सुनते ही सहानी, अमृता और कियारा तीनों का चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके बीच एक भयानक खामोशी छा गई थी। नूतन जी कुछ कहने को हुई, शायद मन्नत का नाम लेने के लिए, कि वेदांत की सर्द आवाज़ फिर एक बार गूंजी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज सबको सुनना है। जिसे बोलना था कल बोल चुका है। वेदांत ने एक क्षण के लिए पूरे हॉल में नजरें घुमाई, खासकर अपनी माँ और परिवार पर। उसका इशारा साफ था, अब इस मामले में उसका फैसला ही अंतिम होगा और आज कोई बहस नहीं होगी। सहानी की चुप्पी और तीनों लड़कियों का डर हॉल में मौजूद हर शख्स को एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। सहानी पूरी तरह से घबरा गई थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने झूठ बोला तो वेदांत उसे तुरंत पकड़ लेगा। उसकी पारखी नज़र से कुछ नहीं छिप सकता था, लेकिन अगर उसने सच बताया तो उसे पता था कि आज राठौर मेंशन में कौन सा तूफान आएगा। वेदांत की शिकारी जैसी नज़र अपनी बहन सहानी पर टिकी थी, जिसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। एसी की ठंडक के बावजूद उसका माथा पसीने से तरबतर हो रहा था। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। यह देखकर नूतन जी अब और चुप नहीं रह पाई। वह तुरंत उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, वेद, आप इसकी हालत तो देखिए, अभी यह ठीक नहीं हुई है और आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। पहले इसे आराम करने दीजिए। नूतन जी वेदांत से गुजारिश करी थी, लेकिन वो अपने निश्चय अटल पर था। सहानी की हालत देखकर भी वो अनदेखा कर दिया।
उसकी आवाज़ फिर एक बार गूंजी, जिसमें कोई कोमलता नहीं थी, केवल अधिकार था। बच्चा, सच कहिए। वेदांश के इस अंतिम दबाव ने सहानी की हिम्मत तोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने डगमगाते होठों को खोला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भाई, भाई, वो मन्नत। वह कुछ और कहने की कोशिश करती, तभी उसकी नज़र भयभीत खड़ी अमृता और कियारा पर पड़ी और वह तुरंत शांत हो गई। वह मन्नत का नाम लेते लेते रुक गई, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसकी खामोशी अब किसी भी झूठ से ज़्यादा खतरनाक थी। उसके रुकने पर वेदांश की आंखें और भी डार्क हो गई और उसकी सर्द आवाज़ एक बार फिर गूंजी, मन्नत, क्या बच्चा, पूरा सच बताओ। सहानी इतनी डर गई थी कि वह अब और चुप नहीं रह पाई। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना अंजाम सोचे एक ही सांस में सब कुछ बोल डाला। भाई, मन्नत ने मुझे धक्का नहीं दिया था, बल्कि उसने तो मुझे बचाने की कोशिश की थी। मेरा पैर फिसला था। सहानी ने जैसे ही अपनी बातें पूरी की, हॉल में सन्नाटा छा गया। वेदांश ने एक राहत की सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद मन्नत की बेगुनाही साबित होने की, या शायद अपनी आशंका सही साबित होने की। हॉल में मौजूद हर शख्स हैरान था, शौक था। अभी तक सभी की निगाहों में मन्नत ही मुजरिम थी, लेकिन सहानी का सच सुनकर सभी जैसे किसी सदमे में चले गए थे। उनके सारे आरोप, उनका सारा गुस्सा अब उन्हीं पर पलट गया था। लेकिन सच कहने के तुरंत बाद सहानी की हालत खराब हो गई थी। वह डर और तनाव के कारण हांफने लगी थी। इधर कियारा और अमृता, जो मन्नत को फंसाने में शामिल थी, बुरी तरह से फंस चुकी थी। उनके चेहरे पर अब डर और घबराहट की जगह सफेदी छा गई थी। सहानी के सच बोलते ही वेदांश के दिल में एक पल के लिए राहत आई थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से बर्फ जैसा सर्द हो गया। कैसे? आपका पैर फिसला बच्चा? उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। यह सवाल मानो खामोशी की चादर को चिर गया हो। सहानी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसका गला सूख गया, होठ कांपने लगे। वो कुछ बोल न पाई, बस अपनी नजरें झुका ली। उसके पलकों के किनारे आंसुओं से डबडबा गए। वेदांश ने उसे गौर से देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर धीमे से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि एक खेल छिपा था। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगी। उसकी आवाज़ और भी गहरी हो गई। यह जवाब देगी हमारी खास मेहमान अमृता। जैसे ही अमृता का नाम लिया गया, उसकी रूह तक कांप उठी। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। पसीने की बूंदें उसकी कनपट्टी से लुढ़कने लगी, जबकि कमरा ठंडी एसी की हवा से भरा था। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। अब सबकी निगाहें अमृता पर टिकी थी। वह कुर्सी की आड़ में खुद को छोटा करने लगी, लेकिन वेदांश की ठंडी निगाहें मानो उसे नंगा कर रही थी। हॉल में सन्नाटा पसरा था और ठीक यहीं पर वेदांश ने अगला सवाल छोड़ दिया। तो बताओ अमृता, उस दिन टेरेस पर तुम क्या कर रही थी? अमृता की सांसें अटक गई। उसके गले से आवाज तक ना निकली। पूरा माहौल सवालों से भरा हुआ था, लेकिन जवाब का इंतजार अगले पल तक का टाल दिया गया था। क्या होगा कहानी में आगे? क्या अमृता सच्चाई मान लेगी, या फिर कोई नया झूठ गढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करेगी? और वेदांश के पास क्या कोई सबूत भी है जिसे वो सामने लाने वाला है? क्या मन्नत की गलतफहमी दूर होगी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।